अरे भाई साहब, रिश्ता नहीं खजाना लाई हूँ तुम्हारी कविता के लिए। ऐसा नसीब तो राजकुमारियां लेकर पैदा होती हैं। कांता देवी ने अपने हमेशा के रवैये की तरह ही बात की शुरुआत की। उनकी आंखें किसी माहिर जौहरी की तरह मेरी माँ के चेहरे पर उम्मीद और बेताबी के भाव देख रही थी। हमारा 2 कमरों का छोटा सा घर आज कुछ ज्यादा ही तंग और उदास लग रहा था। पापा ने माला पर चलती हुई अपनी उंगलियों को रोका और सपाट लहजे में उनकी तरफ देखा। कांता बहन, आप जानती हैं हमारे हालात। हम सीधे सादे लोग हैं। हमें खजाने की तलाश नहीं है। बस बेटी के लिए अच्छे और भले लोग मिल जाएं, बस यही बहुत है। तो भाई, भले ही लोग तो हैं, लड़का बहुत अच्छा है। कांता देवी ने पान की गिलोरी मुंह में रखते हुए कहा। देखो, मैं ये नहीं कहती कि वो लोग बहुत धार्मिक हैं, लेकिन दिल के बुरे नहीं हैं। हाँ, भगवान ने पैसा इतना दिया है कि उनका नल भी खोलो तो शायद पानी की जगह दौलत बह रही हो। बंगला नहीं है, पूरा महल है शाही खानदान का। गाड़ियां ऐसी कि शहर का कमिश्नर भी जलन भरी नजर से देखे, और कारोबार ऐसा कि देश के कोने कोने में फैला हुआ है। तुम्हारी कविता उनके घर नहीं, अपनी किस्मत के महल में कदम रखेगी। माँ की आंखों में एक पल के लिए ऐसी चमक आई जैसे कि रेगिस्तान में भटके हुए मुसाफिर को वहां कहीं पानी दिख गया हो। मैं जो दरवाजे की दरार से ये सब देख और सुन रही थी, मेरा दिल भी जोर से धड़क उठा। क्या मेरी प्रार्थना कबूल होने वाली है? लड़के में कोई कमी है क्या? पापा ने शक भरी नजर से पूछा। वो जानते थे कि जब सौदा इतना अच्छा लगे तो कहीं न कहीं कोई कमी जरूर होती है। कांता देवी एक लम्हे के लिए रुकी और गहरी सांस लेते हुए धमकाते अंदाज में बोली। देखो, कमी तो नहीं कह सकते भाई साहब, लेकिन हाँ, थोड़ा मानसिक मरीज है। ऐसा लगा जैसे कमरे में किसी ने बम गिरा दिया हो। माँ के चेहरे की चमक गायब हो गई और पापा का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। ये क्या मजाक है? पापा की आवाज तेज हो गई। मेरी बेटी कोई नाकारा चीज नहीं है जिसे तुम एक पागल के गले में बांधकर अपनी जेब गर्म करना चाहती हो। जाओ यहाँ से। अरे अरे, गुस्सा तो देखो, कांता मौसी ने ढिठाई से मुस्कुराते हुए कहा। मैंने पागल तो नहीं कहा। जहाँ मरीज का मतलब है कि वो थोड़ा सीधा है, भोला भाला है, दुनिया की चालाकियों से दूर। अरे, आजकल के जमाने में ऐसे सीधे पति मिलना भी भगवान का आशीर्वाद है। जो कहोगी वही मानेगा, जहाँ बिठा दोगी वहीं बैठ जाएगा। कविता पढ़ी लिखी है, वो उसे संभाल लेगी। और सोचो तो सही, जब पति मुट्ठी में होगा तो करोड़ों की जायदाद किसकी होगी? तुम्हारी बेटी की। तुम्हारी बेटी राज करेगी, राज। ये आखिरी बात मन में बुझा हुआ वो तीर था जो सीधा मेरी माँ के दिल में लग गया। वो अपनी बीमारी और घर की गरीबी से लड़ते लड़ते थक चुकी थी। पापा दिन भर की मेहनत के बाद भी जब रात को चूल्हा जलेगा या नहीं, इसकी फिक्र उनके अंदर ही अंदर खा रही थी। कांता मौसी के जाने के बाद घर में एक तूफान खड़ा हो गया। दीदी, आप ये शादी बिल्कुल नहीं करेंगी, सबसे छोटी बहन पूजा ने रोते हुए मुझसे कहा और मेरा हाथ पकड़ लिया। लोग क्या कहेंगे कि पैसों के लिए एक पागल से शादी करवा दी? लोग? मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। कौन लोग? वही लोग जो हर रिश्ते पर हमारे घर की टूटी दीवारों और मेरे दहेज के खाली संदूकों देखकर मुंह बनाकर चले जाते हैं। वही लोग जिन्होंने पापा की झुकी कमर और मम्मी के पीले चेहरे को कभी नहीं देखा। उन लोगों की परवाह करूं मैं? मुझे पिछले हफ्ते का वो नज़ारा याद आ गया जब एक अमीर घराने की औरत रिश्ता लेकर आई थी और उसने हमारे पीने के पानी का गिलास ये कहकर वापस कर दिया था कि ना जाने कैसा पानी है, मेरे बेटे का गला खराब ना हो जाए। उस दिन मैं अंदर तक टूट गई थी। लेकिन दीदी, सुकून पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। बीच वाली बहन अन्नू ने समझाने की कोशिश की। तो क्या गरीबी में मिलता है सुकून? मैंने कहा। जब मम्मी दर्द से कराहती हैं और हम उनके लिए दवा नहीं ला सकते तो क्या तब मिलता है सुकून? जब पापा मजदूरी न मिलने पर खाली हाथ घर लौटते हैं तो क्या तब सुकून मिलता है? मैं अपनी खुशी की कुर्बानी देकर तुम सबकी जिंदगियां खरीद रही हूँ। ये एक सौदा है, प्यार नहीं है, और ये सौदा मुझे मंजूर है। उसी वक्त पापा कमरे में दाखिल हुए। उनके हाथ में डॉक्टर की एक पर्ची थी और चेहरे पर एक ऐसी हार लिखी थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। डॉक्टर कहता है कि मम्मी का इलाज जल्द से जल्द शुरू करवाना पड़ेगा। एक एक इंजेक्शन हजारों रुपए का है। उनकी आवाज भारी हो गई। कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? वो वहीं जमीन पर बैठ गए। एक मजबूत इंसान का इस तरह से टूटना किसी कयामत से कम नहीं था। फैसला हो चुका था। ये सिर्फ मेरी जिंदगी का सवाल नहीं था, ये मेरी माँ की जिंदगी का सवाल था।
मैंने पापा के पास जाकर उनका हाथ पकड़ लिया। पापा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। पापा ने आंखें उठाकर मुझे देखा। उनकी आंखों में दर्द, बेबसी और एक बेटी को कुर्बान कर देने का बयां ना कर पाने वाला दर्द था। बेटी, उनके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला। आपकी बेटी इतनी कमजोर नहीं है। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं सब संभाल लूंगी, आप बस मम्मी की फिक्र करिए। उस रात हमारे घर में कोई भी नहीं सोया। आंसू और सिसकियों के बीच मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सौदा तय कर दिया गया था। मैं स्वर्ग में जा रही थी या मैंने नरक का टिकट खरीद लिया था, इसका फैसला तो अब वक्त करेगा। जिस दिन मेरी विदाई थी, मुझे लेने के लिए जो गाड़ी आई वो इतनी शानदार और लंबी थी कि हमारी पूरी गली उसमें समा जाती। मैं जब उसे ठंडी, सुकून भरी गाड़ी में बैठी तो मुझे अपने घर का शोर, अपनी बहनों की हंसी और मम्मी की लोरियां बहुत याद आईं। मैंने अपने आंसुओं को अपने अंदर उतार लिया। अब रोना मना था। बंगला किसी सपनों के महल के जैसा था। ऊंचे दरवाजे, संगमरमर का फर्श और छतों पर लटके झूमर सितारों के जैसे चमक रहे थे। लेकिन उस सारी चमक धमक में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। मेरे स्वागत के लिए मेरी सास मेनका और 2 नंदें सोनिया और टीना ऐसे खड़ी थी जैसे वो किसी मेहमान का नहीं बल्कि एक नए खरीदे हुए फर्नीचर का इंतजार कर रही हो। तो ये है वो नया नमूना जो मम्मी ने भाई के लिए पसंद किया है। बड़ी ननद सोनिया ने एक चक्कर लगाते हुए मुझे देखते हुए कहा, जैसे मैं कोई म्यूजियम की चीज हूँ। इसके कपड़े तो बड़े ही अजीब से और सस्ते लग रहे हैं। इसे अंदर ले आओ, मेनका जी ने किसी नौकरानी को हुक्म देने वाले लहजे में कहा। और सुनो लड़की, वो मेरे पास आईं। उनकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी। इस घर में सांस लेने के भी नियम हैं। पहला नियम, जुबान बंद रखना। दूसरा नियम, जो कहा जाए वो चुपचाप करना। और तीसरा और सबसे जरूरी नियम, हमारी सोसाइटी में हमें शर्मिंदा मत करवाना। समझ गई? ये स्वागत नहीं, एक साथ वार्निंग थी। मेरा दिल डूबने लगा। मैं जिस महल के ख्वाब देख रही थी वो तो एक खूबसूरत जेल खाना निकला। मुझे जिस कमरे में लाया गया वो मेरे पूरे घर से बहुत बड़ा था। हर चीज कीमती थी लेकिन बेजान और ठंडी। बिस्तर पर नमन बैठा था। उसने मुझे देखकर एक लंबी और खाली मुस्कुराहट दी। तुम आ गई, उसने खुशी से कहा। सब कह रहे थे कि तुम आ गई हो। तुम्हारा नाम क्या है? कविता, मैंने धीरे से कहा। कविता, उसने लफ्ज को दोहराते हुए सोचते हुए कहा। अच्छा है, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने चौंक कर एक बार फिर से अपना नाम दोहराया। कविता, उसने फिर थोड़ा और गहराई से सोचते हुए कहा। हाँ हाँ, कविता, बहुत अच्छा नाम है, उसने कहा और फिर अपने खिलौने से खेलने लगा। मेरा सर चकरा गया। ये आदमी तो अपना सवाल ही भूल जाता है। मेरी पूरी जिंदगी उससे खाली दिमाग इंसान के साथ ही बीतने वाली थी। अचानक वो खेल छोड़कर मेरी तरफ घूमा। उसकी आंखों में एक सेकंड के लिए एक अजीब सी गहरी चमक आई जो उसके खाली चेहरे से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। यहाँ सब झूठ बोलते हैं, उसने तकरीबन फुसफुसाते हुए कहा। इससे पहले कि मैं उसकी बात का मतलब समझ पाती, वो दोबारा खिलखिलाकर हंस पड़ा और अपनी गाड़ी चलाने लगा। देखो मेरी गाड़ी कितनी तेज चलती है। मेरे शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। ये क्या था? मेरा वहम था या फिर एक लम्हे का सच? अगली सुबह मैं जल्दी उठ गई। पूजा पाठ करके जैसे ही आरती को पूरे कमरे में घुमाने लगी कि तभी लॉन से तेज म्यूजिक की आवाज आने लगी। ये कोई साधारण गाने नहीं थे, बल्कि बड़े ही बेहुदा और अश्लील गाने थे जो जानबूझकर इतनी ऊंची आवाज में चलाए गए थे कि मेरे कानों के पर्दे ही फट जाएं। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी बाकी की पूजा को पूरा कर पाई और जब बाहर निकली तो सोनिया और टीना सोफे पर बैठी कॉफी पीती हुई हंस रही थी। ओ माय गॉड सोनिया, देखो, टीना ने मुझे देखते हुए ड्रामेबाज अंदाज में कहा। घर की नई धार्मिक बहू, इन्होंने अपनी पंडिताई शुरू कर दी है। भगवान की पूजा करना कोई पंडिताई का काम नहीं है। मैं अपने लहजे को मजबूत रखते हुए बोली। और इस घर में भगवान का नाम लिया जा रहा है, इस पर तो आपको खुश होना चाहिए। खुशी? तभी मेनका जी किचन से निकलकर बाहर आईं। उनकी आंखों में साफ हिकारत दिख रही थी। हमारे घर में खुशी पार्टियों से, गाने बजाने से और हाई क्लास जिंदगी से आती है। ये रोना धोना और भगवान का नाम लेना, ये सब तुम्हारे घर के रिवाज होंगे। यहाँ पर ये सब नहीं चलता। वो मेरे पास आई और मेरे पैरों के पास एक गंदा कपड़ा फेंक दिया। ये लो, तुम्हारा पहला काम, जाकर स्टोर रूम साफ करो। इस घर में तुम्हारी असली जगह वही है।
उनका हुक्म और उनका अंदाज ये बताने के लिए काफ़ी था कि मैं बहू बनकर नहीं बल्कि एक बेजुबान, बेइज्जत और गुलाम बनकर इस घर में आई थी। मेरा इम्तिहान अब शुरू हो गया था। किचन की ठंडी दीवार से टिककर मैं अपने आंसुओं को दबाने की कोशिश कर रही थी। नाश्ते की मेज पर भी तंज और तानाकसी का सिलसिला जारी था। सोनिया और टीना मेरी हर हरकत पर ऐसे ताने कसती जैसे कि मैं कोई इंसान नहीं बल्कि सर्कस का जानवर हूँ। नमन मेरे पास आया और खामोशी से मेरी प्लेट में एक बिस्किट रखकर मुस्कुराता हुआ चला गया। उसकी ये छोटी सी अदा मेरे जख्मों पर मरहम का काम करती थी, लेकिन ये खुशी भी वक्त की थी। दोपहर में मेनका जी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उनका लहजा हमेशा की तरह ठंडा और गुरूर से भरा था। आज शाम मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं, किटी पार्टी है। उन्होंने अपने नाखूनों को देखते हुए कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरी पार्टी में किसी भी तरह का कोई ड्रामा हो। तुम किचन में रहोगी और जब बुलाया जाएगा तो सिर्फ चाय की ट्रॉली लेकर आओगी। जी, मैंने धीरे से सिर हिलाया। और एक बात, वो रुकी और मुझे सिर से पांव तक जहरीली नजर से देखा। ये कफन जैसा कपड़ा पहनकर बाहर मत आना। अलमारी में एक से एक महंगे और डिजाइनर सूट पड़े हुए हैं, उनमें से कोई भी पहन लेना। मैं अपनी सहेलियों के सामने कोई तमाशा नहीं बनवाना चाहती कि हमने अपनी करोड़पति बेटे के लिए किसी गांव से भिखारिन उठा लाए हैं। उनका हर शब्द तीर की तरह मेरे दिल में चुभ रहा था। मैं चुपचाप उनके कमरे से निकल आई। मेरी आंखों के सामने पापा का चेहरा घूम रहा था। सब्र और शुक्र का दामन कभी मत छोड़ना बेटा। उनके ये शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उनकी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी, लेकिन अपनी पहचान और अपने उसूलों पर कभी भी समझौता नहीं करूंगी। शाम को मेहमान आने लगे तो घर तेज परफ्यूम और कह कहो से गूंजने लगा। मैंने अपना वही साधारण सा ड्रेस पहना और किचन के काम में मशरूफ हो गई। कुछ लम्हों बाद मुझे आवाज़ दी गई। मैं चाय और नाश्ते की ट्रॉली लेकर लॉन्ज की तरफ बढ़ी। लॉन्ज में दाखिल होते ही सभी लोगों की बातचीत रुक गई। बीच में बैठी हुई औरतें जो महंगे महंगे कपड़े और जेवरात में लदी हुई थीं, मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मैं किसी और ही दुनिया से आई हूँ। मैंने नजरें झुकाकर ट्रॉली को मेज के करीब किया और चाय के कप निकालने लगी। ये कौन है? नई नौकरानी रखी है क्या? एक औरत ने अपना चश्मा नाक पर टिकाते हुए पूछा। इस बात पर सोनिया और टीना की दबी हुई हंसी चारों तरफ गूंजने लगी। ये नौकरानी नहीं है, ये तो नमन की पत्नी है। मेनका ने दांत पीसते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया। इसका नाम कविता है। थोड़ी सी रीति रिवाज पसंद वाली है। अच्छा, रीति रिवाज पसंद करने वाली है या फिर पिछड़ी हुई दकियानूसी किस्म की है? एक और औरत ने ताना कसते हुए कहा। अरे भाई, इस जमाने में भी ऐसे कपड़े? हम तो सोच रहे थे कि तुम्हारे घर बहू आएगी तो वो फैशन में तुम लोगों को भी पीछे छोड़ देगी, लेकिन ये तो तुम लोगों ने घर में जोगन बिठा ली है। हम तो इसे मजाक में पंडिताइन कहते हैं। सोनिया ने मजाक करते हुए एक आंख दबाकर कहा। इसके आने से हमारे घर में मंदिर ही बनता जा रहा है। ये सुनते ही चारों तरफ कहे कहे गूंजने लगे। मैं अपना काम पूरा करके खामोशी से वापस मुड़ने लगी। मेरा दिल चाह रहा था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। ये सिर्फ मेरी बेइज्जती नहीं थी, ये मेरे पापा की परवरिश और मेरी माँ के उसूल और मेरे धर्म की भी बेइज्जती थी। मैं किचन में आकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने पैसों के लिए ये सब अपनाया था, लेकिन इज्जत देने की कीमत पर क्या ये सौदा बहुत महंगा नहीं था? अचानक मुझे अपने कंधे पर एक एहसास महसूस हुआ। मैंने चौंक कर देखा तो नमन खड़ा था। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। तुम रो क्यों रही हो? उसने मासूमियत से पूछा। उनकी बातें सुनकर मैं हैरत से उसे देख रही थी। उसे कैसे पता चला कि मैं उनकी बातें सुनकर रो रही हूँ? वो सब बहुत शोर मचाती हैं। मैंने बात बदलने की कोशिश की। वो हमेशा ही शोर मचाती हैं। उसने अजीब से लहजे में कहा। तुम उनकी बातें मत सुना करो। इससे पहले कि मैं उसकी इस तरह की बातों पर और कुछ कहती या सोचती, वो वापस अपने बचकाना अंदाज में आगे आया और मुस्कुराकर बोला, चलो हम छुपन छुपाई खेलते हैं, तुम चोर बनो। मैं उसे बस देखती रह गई। ये शख्स एक छलिया के जैसा लगता था। एक ही लम्हे में वो आम बच्चों जैसा लगता और दूसरे ही लम्हे में उसके मुंह से ऐसी बातें निकलती जो उसकी हालत से मेल नहीं खाती थी। मेहमानों के जाने के बाद घर में कयामत टूटी। मेनका जी, सोनिया और टीना तीनों मुझ पर चढ़ पड़ी। तुमने आज हमें पूरी सोसाइटी में बेइज्जत करवा दिया। मैंने क्या किया? मैंने हिम्मत करके कहा।
जब सब तुम्हारे कपड़ों पर हंस रही थी। ये सब तुम्हारे इसी हुलिये जैसे कपड़ों की वजह से हुआ है। मैंने आपसे कहा था ना मम्मी कि ये हमारे स्टेटस के लायक नहीं है। सोनिया ने नफरत से कहा। मेरे कपड़े मेरे लिए कोई बेइज्जती नहीं बल्कि गर्व की बात है। मैंने किसी से कोई बदतमीजी नहीं की। मैंने अपनी बात हिम्मत से उनके सामने रखी। अच्छा, जुबान चलाती हो? मेनका ने गुस्से से हाथ उठाया। देखो लड़की, या तो इस घर में हमारे तरीके से रहो या फिर ये घर अब तुम्हारे लिए नहीं है। कल तक फैसला कर लो कि तुम्हें ये घिसे पिटे कपड़े और दकियानूसी सोच चाहिए या फिर ये महल। ये एक अल्टीमेटम था। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं कहाँ जाती? मेरे पास इस महल के अलावा और कोई ठिकाना नहीं था। अगली सुबह का सूरज मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं बल्कि एक फैसला लेकर आया था। सारी रात मैं भगवान के सामने बैठकर रोती रही, उनसे मदद मांगती रही। मेनका जी का अल्टीमेटम मेरे सर पर तलवार की तरह लटक रहा था। मैं अपने उसूलों पर कायम रहना चाहती थी, लेकिन वापसी का कोई रास्ता भी नहीं था। मैं नाश्ता बनाने के लिए किचन में गई तो घर में एक अजीब सी चहल पहल थी। आज मेरा देवर 2 महीने बाद एक विदेशी बिजनेस टूर से वापस आ रहा था। रंजीत नमन का छोटा भाई था, लेकिन अकल, चालाकी और रौनक में उससे कहीं बड़ा था। वो इस घर का और कारोबार का असली वारिस समझा जाता था। मेनका जी और मेरी नंदे उसकी हर बात पर जान छिड़कती थीं। तकरीबन 10 बजे एक चमकती हुई काली मर्सिडीज पोर्च में आकर रुकी और रंजीत उसमें से निकला। वो किसी फिल्म के हीरो की तरह लग रहा था। महंगा सूट, कीमती घड़ी और आंखों पर ब्रांडेड चश्मा। उसने घर में कदम रखते ही अपनी माँ और बहनों को गले लगाया। उसकी निगाह जब मुझ पर पड़ी, जो सिर पर दुपट्टा डाले कोने में खड़ी थी, तो उसकी आंखों में निगाहों की अजीब सी लहर दौड़ गई। ये कौन है? उसने अपनी माँ से धीरे से पूछा। जी, जैसे कि मैं अपने कानों से बहरी हूँ, ये तुम्हारी भाभी है, कविता। मेनका जी ने बड़े ही नफरत भरे लहजे में मेरी पहचान करवाई तो देवर मेरा जोर से हंसा। भाभी? सच में मम्मी, आपको भैया के लिए यही नायाब मिला था? घर में काम वाली की कमी लगता है ज्यादा महसूस हो रही थी। उसकी इस बात पर सोनिया और टीना खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैंने खून का घूंट पी लिया और खामोशी से किचन में वापस आ गई। रंजीत का रवैया उसकी माँ और बहनों से भी 2 हाथ आगे था। मुझे अंदाजा हो गया कि मेरे लिए अब मुश्किलों का एक नया दौर शुरू हो गया है। सारा दिन रंजीत घर पर ही रहता। वो अपने लैपटॉप पर काम करता, फोन पर चिल्ला चिल्ला कर किसी को हिदायतें देता रहता और अपनी माँ और बहनों पर हुक्म चलाता। नमन उसके सामने बिल्कुल भीगी बिल्ली सा बना रहता था। वो अपने भाई से डरता था और उसके सामने आते ही किसी कोने में छुप जाता। रंजीत भी उसे सिर्फ घर का एक फालतू फर्नीचर समझकर नजरअंदाज कर देता था। दोपहर को रंजीत सोफे पर बैठा किसी से फोन पर गुस्से में बात कर रहा था। मैंने कहा ना, मुझे वो डील हर हाल में चाहिए। नहीं, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। अगर वो कागजात पेश नहीं करता तो उसे उठा लो। उसकी आवाज में धमकी थी। मैं पानी का गिलास लेकर उसके पास गई थी। उसकी बात सुनकर वहीं रुक गई। वो किस तरह का कारोबार करता था? उसने फोन बंद किया और टेबल पर रखा हुआ पेपर पैड उठाकर कालीन पर फेंक दिया। नमन, जो पास ही फर्श पर बैठा अपनी रंगीन पेंसिलों से चित्र बना रहा था, इस हरकत से डरकर उछल पड़ा। उसकी कलम मेज के कोने से टकराई और उसके हाथ से छूटकर वो रंगीन पेंसिल लुढ़ककर रंजीत के जूतों के पास पहुंच गई। तुम्हें नजर नहीं आता, पागल कहीं के? रंजीत ने उस पर दहाड़ा। मेरा मूड पहले ही बहुत खराब है, अब तुमने ये गंदगी फैला दी। उठाओ ये सब। नमन सहमकर दीवार के पास चिपक गया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं आगे बढ़कर पेंसिल उठा लेने ही वाली थी कि लेकिन तभी एक अजीब सी बात हुई। नमन, जो डरा हुआ दिख रहा था, अपनी जगह से उठा और डरते डरते पेंसिल की तरफ बढ़ा। उसके शरीर की चाल कुछ अजीब सी थी और जैसे ही वो झुका, उसने बड़े ही अजीब और शातिरन भरे अंदाज में अपने पैर से कालीन को झटका दिया। यह हरकत इतनी मामूली और तेज थी कि शायद किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, पर मैं बिल्कुल सामने खड़ी थी और मेरी नज़र उस पर टिक गई थी। उसके पैर की ठोकर से कालीन में एक सिलवट पड़ी और रंजीत के पैर के पास रखी एक जरूरी फाइल जिस पर वो काम कर रहा था, फिसलकर सोफे के नीचे चली गई। रंजीत अपनी फोन कॉल्स में इतना व्यस्त था कि उसे पता ही नहीं चला। नमन ने अपनी पेंसिल उठाई और एक झटके में मुझ पर एक नज़र डाली।
एक ऐसी नजर जो सेकंड के 1000वें हिस्से में उसके चेहरे पर आई और फिर गायब हो गई। उसमें डर नहीं बल्कि एक अजीब गहराई थी। फिर वो वापस अपनी जगह गया और मासूमियत से रंग भरने लगा। मेरा दिल धक्क से रह गया। ये क्या था? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या सोच समझकर की गई कोई चाल? जिस तरह से उसने फाइल को छुपाया था, वो किसी कमअकल इंसान का काम नहीं हो सकता। मेरे मन में धमाका हुआ। इस घर में हर कोई एक किरदार निभा रहा था। हर चीज पर पर्दा पड़ा था, लेकिन सबसे खौफनाक पर्दा शायद वही था जिसे मैं अब तक सबसे मासूम समझ रही थी। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे बेचैन रात थी। मैं बिस्तर पर करवटें बदलती रही और मेरी आंखों के सामने बार बार एक ही नजारा घूम रहा था। नमन का पैर, कालीन में पड़ी सिलवट और सोफे के नीचे फिसलती हुई वो फाइल। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये एक सोची समझी और दिमाग के साथ खेली गई शतरंज की चाल थी। और उस खेल में मैं अब नादानी से ही सही, लेकिन एक जरूरी मोहरे की बीवी बन चुकी थी। मेरा मन हजारों सवालों की जद में आ गया। अगर नमन का मानसिक तौर पर बीमार होना सिर्फ एक नाटक है, तो फिर वो कौन है? इस पहनावे के पीछे कैसा चेहरा छुपा है? दोस्त का या दुश्मन का? क्या वो भी कैद खाने का एक कैदी है, या वो खुद इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी है? उसकी मासूमियत भरी बातें, बच्चे जैसी हरकतें और फिर अचानक उसकी आंखों में चमकने वाली वो गहरी नजर, सब कुछ जान लेने वाली। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि मैं एक भंवर में फंस चुकी हूँ। मुझे सच्चाई जाननी थी, हर कीमत पर। मैंने फैसला किया कि अब मैं नमन को दया की नज़र से नहीं बल्कि जासूस की नज़र से देखूंगी। अगली सुबह जब मैं उठी तो घर में एक अजीब सा तूफान उठा हुआ था। रंजीत शेर की तरह अपने पिंजरे में टहल रहा था। वो फाइल उसके लिए जीवन और मौत की वजह बन चुकी थी। वो घर के हर नौकर से जानवरों की तरह पूछताछ कर रहा था। कहाँ है वो फाइल? रामू काका, वो घर का सबसे बूढ़ा नौकर था और दहाड़ सुनकर हाथ जोड़कर कांप रहा था। सच सच बताओ, वरना आज तुम्हारी नौकरी और जिंदगी दोनों का आखिरी दिन होगा। साहब, मुझे कुछ भी नहीं पता है, वो बूढ़ा नौकर बेचारा कह रहा था। नहीं मालूम? रंजीत ने पास में रखा गुलदस्ता उठाकर जमीन पर पटक दिया। इस घर में मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, और इस घर से इतनी जरूरी फाइल गायब हो गई। निकलो यहाँ से, तुम सब बेकार हो, नाकारा हो, दफा हो जाओ। मेनका जी और उनकी बेटियां चुपचाप ये सारा नजारा देख रही थीं। उनके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। मुझे भी अंदाजा हो गया कि जरूर इस फाइल में कुछ ऐसा राज था जो पूरे खानदान की बुनियाद हिला सकता था। मैं नमन को देखा। वो बड़े ही सुकून से कोने में बैठा रंगीन ब्लॉक जोड़ रहा था, जैसे कि उसे इस पूरे हंगामे से कोई मतलब ही ना हो। लेकिन मैंने ध्यान दिया कि जब रंजीत चिल्लाता था तो उसके हाथ एक पल के लिए रुक जाते और उसकी नजरें ब्लॉक्स पर टिक जाती, पर उसके कान पूरी तरह से रंजीत की बातों पर ही लगे रहते थे। मैं उसे आजमाने का फैसला किया। मैंने एक हिंदी अखबार उठाया और उसके पास बैठ गई, और मैंने जानबूझकर खबरों को ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया। स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी मंदी आई है। मलिक ग्रुप की कीमत गिर गई। फिर मैंने मासूमियत से उससे पूछा, नमन, ये मंदी क्या होती है? उसने धीरे से नजर उठाकर अखबार को देखा। अखबार में खबर के साथ एक रीछ की तस्वीर भी बनी थी जो बियर मार्केट को दर्शा रही थी। उसने तस्वीर पर उंगली रखी और बच्चों जैसी मुस्कुराहट दी। कविता, देखो कितना बड़ा भालू है। फिर उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, भालू को जब भूख लगती है ना, तो वो सब कुछ खा जाता है, सब खत्म कर देता है। ये एक बच्चे जैसा जवाब था, लेकिन स्टॉक मार्केट की मंदी की सबसे बेहतरीन और खौफनाक व्याख्या भी थी। उसने एक ही बात में सब कुछ समझा दिया था। मेरे पूरे शरीर में खौफ की एक ठंडी लहर दौड़ पड़ी। मेरा शक यकीन में बदल चुका था। वो ना सिर्फ ड्रामा कर रहा था, बल्कि बहुत होशियार भी था। उसी शाम जब मैं किचन से अपने कमरे की तरफ जा रही थी, रंजीत ने मुझे कॉरिडोर में रोक लिया। उसकी आंखें नशे से लाल थीं और उसके चेहरे पर बेइज्जती थी। मैंने तुम्हें सब कुछ देखते हुए महसूस किया है। वो गिर रहा है। तुम खुद को बहुत होशियार समझती हो। वो मेरे बहुत करीब आ गया, यहाँ तक कि मैं उसकी सांसों से आई शराब की खुशबू भी महसूस कर रही थी। वो फाइल तुम्हारी पूरी फैमिली की कुल कीमत से भी ज्यादा कीमती है, उसने मेरी आंखों में देखकर कहा। मेरी माँ ने तुम्हें वार्निंग दी थी। मैं तुम्हें इसका नतीजा बता रहा हूँ।
अगर तुमने ये सब पढ़ने का ड्रामा खत्म नहीं किया और एक ताबेदार बीवी की तरह रहना शुरू नहीं किया तो मैं सिर्फ एक फोन करूंगा और तुम्हारा परिवार किसी झूठे केस में जेल में बंद होगा और तुम्हारी बहनों को कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। तुम सोच भी नहीं सकती कि मेरी पहुंच कहाँ तक है। उसने मुझे दीवार के साथ लगा दिया। मेरा दिल डर से गले में अटक गया। तुम फैसला कर लो, मेरी बात मानोगी तो अपने खानदान की बर्बादी का तमाशा देखोगी। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया ही था कि तभी हमारे कमरे से किसी चीज के टूटने की जोरदार आवाज आई, क्रैक, और उसके साथ ही नमन का दिल दहला देने वाली चीख भी हवा में गूंजी। मेरा हवाई जहाज, मेरा सबसे प्यारा खिलौना तोड़ दिया। रंजीत ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। नमन एक बच्चे की तरह फर्श पर लोटपोट हो रहा था। लानत है इस मनहूस पर, रंजीत गुस्से से बोला। इस घर में एक मुसीबत कम थी, जो ये दूसरी भी है। वो मुझे छोड़कर गुस्से से कमरे की तरफ बढ़ गया। मैं घबराकर वहीं दीवार के समीप खड़ी रह गई। नमन ने एक बार फिर मुझे बचा लिया था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। एक पल के बाद नमन अपने कमरे के दरवाजे पर दिखा। वो अभी भी सिसकियां ले रहा था, लेकिन उसकी नजरें मुझ पर टिक गईं। उसने किसी को देखे बिना टूटे हुए खिलौने के टुकड़े उठाने शुरू कर दिए, लेकिन फिर उसकी आवाज मेरे कानों में आई, एक धीमी सी आवाज जो सिर्फ मेरे लिए थी। ये घर की दीवारें भी सुनती हैं, इसीलिए सतर्क रहो। ये कहकर वो दोबारा ऊंची आवाज में रोने लगा। ये एक इकरार था, एक खुफिया जंग का ऐलान था। उस लम्हे में मुझे एहसास हुआ कि मैंने घर में अपना सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर साथी ढूंढ लिया है। उस रात के हादसे के बाद मेरे और नमन के बीच एक अनकहा रिश्ता कायम हो गया था। अब हम शब्दों से ज्यादा आंखों से बात करते थे। जब भी हम कमरे में अकेले होते, उसके चेहरे से मासूमियत का पर्दा कुछ लम्हों के लिए हट जाता और वो थका हुआ समझदार इंसान लगने लगता। वो मुझसे ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन उसकी मौजूदगी में मुझे एक अजीब सी सुरक्षा का एहसास होता था। मालूम था कि मैं घर में अकेली नहीं हूँ। दूसरी तरफ रंजीत के साथ मेरा रिश्ता दिन ब दिन और अजीब होता जा रहा था। वो मुझे नीचा दिखाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता था। उसकी नज़र में मेरे लिए हद से ज्यादा नफरत और शिकवा था, जैसे कि मैं उसकी किसी चीज पर कब्जा कर रही हूँ। एक रात मैं किचन से पानी लेने गई तो एकदम से कुछ आवाज हुई। उन आवाजों ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया था। रंजीत, मेनका और सोनिया दोनों लॉन में वहीं पर बैठे हुए थे। मैं दीवार के कोने में छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। मम्मी, हमें जल्दी नमन को कानूनी तौर पर मानसिक रोगी घोषित कर देना होगा, मेनका कह रही थी, और इससे अगर डॉक्टर की रिपोर्ट बन गई तो मैं उसकी सारी जायदाद का पावर ऑफ अटर्नी हासिल कर लूंगी। उसकी शादी करवाने से ही इस प्लान का पहला कदम था, ताकि सबको यकीन हो जाए कि उसे एक देखभाल करने वाली की जरूरत है। रंजीत ने कहा, पर उस लड़की का क्या करेंगे? मेनका ने फिर चालाकी से पूछा। उसकी फिक्र मत करो, रंजीत ने शैतानी हंसी हंस दी। ऐसी लड़कियों को काबू करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। एक बार जायदाद हमारे नाम हो जाए तो फिर तो उसे ऐसा धक्का देंगे कि वो सीधा अपने बाप के झोपड़े में जाकर गिरेगी। और अगर उसने मुंह खोला तो, सोनिया ने कहा, तो उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर देंगे। रंजीत की आवाज में इतना खौफनाक लहजा था कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ये लोग सिर्फ दौलत के भूखे नहीं थे, ये कातिल भी थे। नमन की जिंदगी और उसकी हर चीज को हड़प लेना चाहते थे, और मैं उनके रास्ते की रुकावट थी। मेरा वजूद उनके प्लान के लिए खतरा था। मैं कांपते कदमों से अपने कमरे की तरफ भागी। मेरा दिल डर के मारे सीने में हथौड़े की तरह बज रहा था। कमरे में जाकर मैंने नमन को देखा। वो गहरी नींद में सो रहा था। उसके चेहरे पर वही बच्चों जैसी मासूमियत थी। मैं उसके पास बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे उस इंसान पर तरस आया था जिसके अपने ही उसकी जान और माल के दुश्मन बन चुके थे। अगले 2 दिन बहुत ही ज्यादा तनाव में गुजरे। मैं हर वक्त डरी हुई और सन्न सी रहती। रंजीत की धमकियां और उसका प्लान मेरे मन पर छाया हुआ था। मैं नमन से इस सब के बारे में बात करना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि मैं सब कुछ जानती थी, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। फिर शनिवार की शाम को रंजीत ने ऐलान किया कि उसके दोस्त घर पर आ रहे हैं। एक छोटी सी पार्टी है, उसने लॉन्च में खड़े होकर कहा, और फिर मेरी तरफ मुड़कर आदेश दिया, तुम हमारे मेहमानों के सामने कोई तमाशा खड़ा मत करना, बस चुपचाप अपना काम करना।
मेरे दिल में खतरे की घंटियां बजने लगीं। रंजीत के दोस्त यकीनन इसी की तरह के होंगे। रात 8 बजे मेहमान आने लगे। 2-3 चमकती गाड़ियों से रंजीत जैसे 6-7 चमचमाते नौजवान उतरे। वे सब ऊंची ऊंची आवाज में बातें कर रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। उनका अंदाज भी बहुत बेबाक था। उनमें से एक, जिसका नाम शायद अमन था, वो सबसे ज्यादा बदतमीज नजर आ रहा था। उसकी गंदी नजरें घर की नौकरानियों से होते हुए सोनिया और टीना पर भी टिकी रही थीं, जो इसका ध्यान पाकर बड़ी ही खुश हो रही थीं। लॉन्ज उन सभी लड़कों के ठहाकों और सिगरेट के धुएं से भर गया था। मैं किचन में उनके लिए खाने पीने का सामान तैयार कर रही थी। मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा था। मेनका ने मुझसे कहा कि मैं ही सारा सामान तैयार करके वहां लेकर जाऊं। मैं किचन में आई। मैंने कहा कि उन सबके लिए चाय बनाकर मैं ले जाऊं मम्मी जी। मैं देवर के दोस्तों के सामने मैं हिम्मत करके उनसे बोली तो वो चिल्लाई, अपनी बकवास बंद करो, जैसा कहा है वैसा करो, कोई जरूरत नहीं है इतनी सीधी सादी बनने की। मजबूरन मुझे चाय की ट्रॉली तैयार करनी पड़ी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी इज्जत की ट्रे सजाकर भूखे भेड़ियों के सामने जा रही हूँ। जब मैं किचन से बाहर निकली तो मैं अपने कमरे की तरफ एक नजर डाली। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। अंदर नमन खड़ा था। वो खेल नहीं रहा था। वो खिड़की के पास खड़ा बाहर लोगों की तरफ देख रहा था। उसके कंधे तने हुए थे और उसके चेहरे पर बच्चों जैसी मासूमियत नहीं थी, बल्कि चट्टान जैसी कठोरता और इंतजार था। ऐसा इंतजार जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के जाल में फंसने का इंतजार कर रहा हो। मेरा दिल धक्के से रह गया। आज रात कुछ होने वाला था, कुछ बहुत बड़ा, और शायद ऐसा जो इस घर की हर दीवार को हिला दे। मेरे हाथ अभी भी बहुत ही बुरी तरह से कांप रहे थे। ट्रॉली के पहिए कालीन पर एक मनहूस सी आवाज पैदा कर रहे थे, जैसे कि वो मेरे अंजाम का ऐलान कर रहे हों। मैंने गहरी सांस ली और लॉन्च में कदम रखा। अंदर का माहौल मेरी सोच से भी ज्यादा बुरा था। 7-8 लड़के सोफे पर आधे नशे में पड़े थे। हवा में सिगरेट का धुआं तैर रहा था। सोनिया और टीना उनके साथ ऐसे बेतकल्लुफ होकर हंस रही थीं, जैसे कि वे उनके भाई के नहीं बल्कि उनके अपने ही दोस्तों। ओ भाई, तालियों से सब लोग स्वागत करो। रंजीत ने मुझे देखकर तेज आवाज में कहा, हमारी भाभी जी। ये सुनते ही जोर जोर से ठहाके गूंजने लगे। मैं नजर झुकाकर टेबल के बिल्कुल पास पहुंच गई। अरे वाह रंजीत यार, तुमने तो बताया ही नहीं था कि तुमने एक नायाब टुकड़ा घर में छुपा रखा है। अमन ने तीखी और भारी निगाहों से मुझ पर कहकहा लगा दिया। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज किया और चाय के कप निकालने लगी। मेरा दिल बहुत डर रहा था कि मैं ये सब कुछ फेंक कर वहां से भाग जाऊं। इतनी जल्दी क्या है? रंजीत ने कहा, हमारे दोस्त आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। मुझे किचन में काम है, मैंने हिम्मत करके धीरे से कहा। ओहो, इतनी शर्मीली। अमन अपनी जगह से उठकर मेरे पास आ गया। हम तुम्हें खा थोड़ी नहीं जाएंगे, जरा अपने चेहरे का दीदार तो कराइए, हम भी तो देखें चांद का टुकड़ा। ये कहते हुए अचानक उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। दूर रहो मुझसे। मेरी आवाज में कंपन था। अरे तुम तो गुस्सा कर रही हो। वो हंसा। रंजीत और उसके बाकी दोस्त इस सिचुएशन को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। अचानक उसने झपट कर मेरा बाजू पकड़ लिया। मैंने कहा ना, मैंने मना किया ना। अरे एक बार अपना चेहरा तो दिखा दो पास से। छोड़ो मेरा बाजू, बेशरम इंसान। मैंने अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की और दुपट्टा ठीक किया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। रंजीत ने तुरंत हंसते हुए कहा, छोड़ भी दो अमन, वो ऐसे नहीं मानेगी। नहीं, मैं तो आज भाभी का दीदार करके ही जाऊंगा। अमन ने मेरा बाजू और कसकर पकड़ लिया। ये मेरी बर्दाश्त की हद थी। मैंने अपनी पूरी ताकत जमा की और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। चटाक की आवाज आई। कमरे में एक लम्हे के लिए मौत सा सन्नाटा छा गया। अमन का चेहरा गुस्से और हैरानी से लाल हो गया। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? वो घुर्राया। 1-2 टके की लड़की। उसने मुझे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि लॉन्च के दरवाजे से एक बर्फ सी और फौलादी आवाज गूंजी, इसे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। सबने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। मैंने आंसू भरी आंखों से उधर देखा तो वहां नमन खड़ा था, पर ये वो नमन नहीं था जिसे ये घर जानता था। उसके कंधे सीधे थे। उसकी आंखों में बच्चों के जैसी मासूमियत की जगह एक दहकती हुई आग थी और उसके चेहरे पर बरसों के सब्र और इंतजार का भाव था। उसका मानसिक रोगी वाला मास्क उतर चुका था।
नमन, ये कहने पर रंजीत बोला और हंसने लगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जाओ अपने कमरे में खेलो। नमन ने रंजीत को पूरी तरह से नजरअंदाज किया। उसकी नजर सिर्फ अमन पर जमी थी, जो अब भी मेरा बाजू पकड़े हुए था। मैंने कहा, नमन ने एक एक लफ्ज चबाकर कहा, मेरी पत्नी का बाजू छोड़ो। उसके लहजे में ऐसी दहशत थी कि अमन ने तुरंत मेरा बाजू छोड़ दिया, जैसे कि उसे बिजली का झटका लगा हो। नमन धीरे धीरे कमरे के बीच में आया। उसकी चाल में अजीब सी पक्का ठहराव और मजबूती थी। वो सीधे रंजीत के सामने जाकर रुका। तुम लोगों ने क्या समझा था? नमन की आवाज अभी भी धीमी पर किसी दहाड़ से ज्यादा खौफनाक थी। कि मैं पागल हूँ, बेवकूफ हूँ, तुम्हारे हर जुल्म हर साजिश को समझ नहीं सकता। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? रंजीत का चेहरा सफेद पड़ चुका था। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, नमन ने कहा, और अगले ही पल उसका हाथ उठा और एक जोरदार घूंसा रंजीत के जबड़े पर पड़ा। लेकिन अब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहेगी। कमरे में भगदड़ मच गई। नमन ने रंजीत को गिरेबान से पकड़ लिया और बेतहासा मारना शुरू कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इज्जत पर हाथ डालने की? वो चिल्ला रहा था। पहले तुम लोगों ने मेरा माल छीनने की कोशिश की और अब मेरी बीवी। रंजीत के दोस्त डरकर अपने दोस्त को बचाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन नमन के गुस्से के आगे किसी की एक न चली। उस वक्त वो एक जख्मी शेर लग रहा था जो अपने शिकार को चीर फाड़ रहा हो। मेनका और मेरी नंदे शोर सुनकर भागती हुई आईं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? नमन, छोड़ दो मेरे बेटे को। मेनका जोर जोर से चिल्ला रही थी। मैं वहीं पर खड़ी थी, सदमे में। मेरे आंसू सूख चुके थे। जिस इंसान को मैं अपना सबसे बड़ा बोझ समझ रही थी, वही मेरा रखवाला बनकर खड़ा था। ड्रामा खत्म हो चुका था और असली कहानी अब शुरू हो गई। रंजीत के दोस्त उसे अधमरी हालत में उठाकर किसी भूत की तरह घर से भाग गए। लॉन्ज में अब सिर्फ हम 5 लोग ही रह गए थे। रंजीत फर्श पर पड़ा करा रहा था। मेनका, सोनिया और टीना नमन को ऐसे देख रही थी जैसे उन्होंने कोई अजनबी देख लिया हो। उनके चेहरों पर डर, हैरत और अजीब से भाव थे। नमन, क्या तुम पागल हो गए हो? मेनका जोर से चिल्लाकर बोली। तुमने अपने भाई पर हाथ उठाया? भाई? नमन ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा। ये मेरा भाई नहीं है और तुम मेरी माँ नहीं हो। ये जुमला एक बम की तरह गिरा। तीनों औरतों के चेहरे सफेद पड़ गए। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेनका की आवाज कांप रही थी। बकवास? मैं नहीं, आप लोग 20 साल से करते आ रहे हैं। नमन मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए नरमी आई। तुम ठीक हो? मैंने सिर्फ सिर हिलाया। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वो दोबारा उन तीनों की तरफ बढ़ा। बकवास मैं नहीं, आप लोग करते आ रहे हैं। मैंने सब सुना था उस रात जब मेरे पापा का देहांत हुआ था। मैं छिपकर सब कुछ सुन रहा था। तुम और रंजीत का पिता, मेरा सौतेला बाप, क्या प्लान बना रहे थे? ये झूठ है, सोनिया चिल्लाई। झूठ? नमन हंसने लगा, एक ऐसी हंसी जिसमें जहर और दर्द दोनों शामिल थे। मैंने सुना था कि तुम लोग मुझे पागल साबित करना चाहते हो, मेरी सारी जायदाद हड़पना चाहते हो, मुझे किसी पागल खाने में फेंक देना चाहते हो। मैं उस वक्त बच्चा था, डर गया था। मैंने वही करना शुरू कर दिया जो तुम लोग मुझे बनाना चाहते थे। मैंने पागलपन का ड्रामा रचाया। 20 साल तक मैं इस घर में एक साये की तरह रहा, तुम्हारी हर बात सुनता रहा, तुम्हारी हर प्लानिंग देखता रहा। उसने रंजीत की तरफ इशारा किया जो अब उठने की कोशिश कर रहा था। इसने कारोबार से करोड़ों रुपए चुराए। तुम दोनों ने मेरे पापा के सारे जेवर बेच दिए। तुम सबने मेरे बाप की दौलत पर ऐश की और मुझे एक फालतू बेकार चीज समझकर कोने में फेंक दिया। तुम ये सब। मेनका के पास अब शब्द खत्म हो गए थे। हाँ, मैं ये सब जानता था। नमन ने कहा। तुम लोगों ने सोचा कि इस लड़की से मेरी शादी करवाकर अदालत में ये साबित कर दोगे कि मुझे एक देखभाल करने वाले की जरूरत है। ये तुम्हारी आखिरी चाल थी, लेकिन तुम लोग गलत थे। तुमने मेरे लिए एक ऐसे इंसान को लेकर आए जिसके अंदर अभी ज़मीर जिंदा था, उसकी आत्मा थी। तुम लोग मेरे लिए सच में एक अच्छी लड़की ले आए। उसने मेरी आंखों में देखा और बोला, तुमने मेरे लिए जो कुछ बर्दाश्त किया उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अब और नहीं। फिर वो आगे बढ़ा और उसने एक नंबर मिलाया। हेलो एडवोकेट साहब, मैं नमन बोल रहा हूँ। जी, अब वक्त आ गया है। कल सुबह 10 बजे सारे कागजात लेकर घर आ जाइए। जी, इन सबको इनकी औकात अब दिखानी है। फ़ोन बंद करके उसने उनकी तरफ देखा। आप लोगों के पास अब 2 रास्ते हैं।
या तो आज रात चुपचाप इस घर से दफा हो जाओ, सिर्फ अपने कपड़े लेकर, या फिर कल मेरे वकील और पुलिस का सामना करो। मेरे पास आप लोगों के खिलाफ फ्रॉड, गबन और कत्ल की साजिश के सारे सबूत मौजूद हैं। रंजीत, जो दर्द से कराह रहा था, नफरत से बोला, तुम इसकी कीमत चुकाओगे नमन? नमन ने ठंडे लहजे में कहा, कीमत तो तुम लोग 20 साल से वसूल कर रहे हो, अब हिसाब चुकाने की बारी मेरी है। वो आगे बढ़ा और मेरा हाथ थाम लिया। उसकी बात मजबूत और भरोसे से भरी थी। चलो कविता, इस गंदगी की सफाई का वक्त हो गया है। वो मुझे लॉन से निकालकर अपने कमरे की तरफ लेकर गया। पीछे मेनका, मेरी सास, सोनिया और टीना, मेरी नंदे, और फर्श पर पड़ा हुआ रंजीत अपने बनाए हुए नरक के मलबे पर बैठे हुए थे। अब उनकी बादशाहत खत्म हो चुकी थी और एक नया बादशाह अपनी मल्लिका के साथ अपना तख्त वापस ले चुका था। कमरे में आकर नमन ने दरवाजा बंद किया। लॉन से कराहने और चिल्लाने की धीमी धीमी आवाजें अब दम तोड़ रही थीं। हमारे बीच एक अजीब सी खामोशी पसर गई। ये वो खामोशी नहीं थी जो पहले हमारे बीच होती थी। ये एक दूसरे को समझने और जानने की कोशिश थी। मैंने पहली बार नमन को उसके असली रूप में देखा था। वो एक समझदार, मजबूत और थका हुआ इंसान था, जिसने 20 साल तक ना बर्दाश्त कर पाने वाला बोझ जैसे तैसे उठाया था। आपने ये सब अकेले कैसे झेला? आखिरकार मैंने हिम्मत करके पूछा। उसने गहरी सांस ली, जैसे वो 20 साल का जहर बाहर निकाल रहा हो। जब इंसान के पास कोई और रास्ता ना हो तो वो बर्दाश्त करना सीख ही जाता है। कविता, उसकी आवाज में गहरा दर्द था। मैं एक बच्चा था जब मैंने अपने बाप की मौत के बाद इन लोगों को साजिश की बातें करते सुना। मैं बहुत डरा हुआ था। मैं जानता था कि अगर मैंने अपनी समझदारी दिखाई तो वो मुझे किसी न किसी तरह से रास्ते से हटा देते। इसीलिए मैंने वो बनने का फैसला किया जो मुझे देखना चाहते थे, एक कम अकल और ना समझ लड़का। ये मेरी खुद की सुरक्षा के लिए था, मेरा अपना हथियार था, लेकिन ये बहुत मुश्किल रहा होगा। मैंने कहा, मुश्किल? ये नरक जैसा था। वो बोला, हर रोज अपने आप के कातिलों के साथ रहना, उनकी नफरत भरी नजरें बर्दाश्त करना, उनके ताने सुनना और फिर भी मुस्कुराते हुए एक पल का किरदार भी निभाना। मैं अंदर ही अंदर मर रहा था। मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। और वो सही वक्त कब आया? मैंने पूछा। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में पहली बार मैंने शुक्रगुजारी देखी। वो सही वक्त तुम लेकर आई, जब मैंने तुम्हें अपने लिए इन सबके सामने अपनी इज्जत और उसूलों के लिए खड़े देखा। जब मैंने तुम्हें हर जुल्म सहने के बाद भी रात को उठकर भगवान के सामने रोते देखा, तब मुझे हिम्मत मिली। मुझे लगा कि अगर तुम इतनी बहादुर हो सकती हो तो मुझे भी अब अपना अधिकार लेना चाहिए। तुमने मुझे वो हिम्मत दी है जो मैं 20 साल में जमा नहीं कर पाया। उसकी बातों ने मेरे दिल को छू लिया। मेरे आंसू बहने लगे। ये हमदर्दी के नहीं, एक अजीब सी खुशी और फक्र के आंसू थे। अगली सुबह 10 बजे वकील आ गया। नमन पूरी तरह से बदला हुआ इंसान था। उसने शानदार कपड़े पहने थे और उसके चेहरे पर एक मालिक का रौब दिख रहा था। मैंने देखा, रंजीत, सोनिया और टीना लॉन में सर झुकाकर बैठे थे। एडवोकेट साहब, कार्रवाई शुरू करें, नमन ने हुक्म दिया। वकील साहब ने अपने ब्रीफ केस से कुछ कागजात का पुलिंदा निकाला। मैडम, मेनका जी, यानी नमन की माँ, आप इस जायदाद की सिर्फ केयर टेकर थीं, मालिक नहीं। वकील ने प्रोफेशनल लहजे में कहा। वसीयत में साफ लिखा था कि नमन साहब के बालिग होने और मानसिक तौर पर बिल्कुल सही साबित होने के बाद सारी जमीन जायदाद और बैंक बैलेंस उनके नाम पर हो जाएगा। हमारे पास डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स हैं जो ये साबित करती है कि नमन साहब बिल्कुल ठीक हैं। ये झूठ है, ये रिपोर्ट्स जाली हैं। रंजीत चिल्लाया। जाली? ये कहते हुए वकील मुस्कुराया। जिस पैसे को आप पिछले साल से कंपनी से निकाल रहे हैं, मेरे पास आपके हर फ्रॉड और हर गबन का सबूत मौजूद है। आप चाहें तो हम ये मामला अदालत में लेकर जा सकते हैं, जिसका नतीजा कम से कम 25 साल की कैद होगा। ये सुनकर उन सब के चेहरे पर हवाइयां ही उड़ने लगीं। नमन बेटा, ऐसा ना करो, मेनका ने पहली बार भीगी आवाज में कहा। हम तुम्हारे अपने हैं। अपने? नमन ने तीखे लहजे में कहा। अपने वो नहीं होते जो माल और दौलत के लिए कत्ल की साजिशें करें। मैंने आप लोगों को कल रात एक मौका दिया था। आप चाहते तो इज्जत से यहाँ से जा सकते थे, लेकिन अब तो आप यहाँ से बेइज्जत होकर ही जाएंगे। उसने सिक्योरिटी गार्ड्स को इशारा किया। इन चारों को इनके कमरों तक ले जाकर कहो कि सिर्फ अपने कपड़े ले जाएं। उनका एक एक पैसा, जेवर, सब कुछ इसी घर का है और यहीं पर रहेगा। इन्हें घर के बाहर छोड़ आओ। गार्ड्स आगे बढ़े। वो चारों चिल्लाते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन उनकी सुनने वाला वहां कोई नहीं था। रंजीत जाते जाते नफरत भरी नजर से
नमन को देखते हुए बोला, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। नमन, तुम मुझे जानते नहीं हो। नमन ने बड़े ही शांति से जवाब दिया, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ रंजीत। जब वो सब चले गए तो घर में एक अजीब सा सुकून और खामोशी छा गई, जैसे कि बरसों का तूफान रुक गया हो। मैं और नमन दरवाजे के पास खड़े उन्हें जाते हुए देख रहे थे। सब कुछ खत्म हो गया? मैंने आहिस्ता से पूछा। शायद, नमन ने कहा। लेकिन तकरीबन कुछ घंटे बाद नमन का फोन बजा। उसने फोन उठाया, दूसरी तरफ की बात सुनी और उसके चेहरे के भाव कठोर हो गए। क्या? कहाँ हुआ है एक्सीडेंट? उसने फोन पर पूछा और फिर मेरी तरफ देखकर बोला, रंजीत की गाड़ी शहर के बाहर एक ट्रक से टकरा गई है। अस्पताल का माहौल अजीब सी दहशत से भरा हुआ था। सफेद गैलरी में दवाइयों की बदबू और एक अनजाना डर फैला हुआ था। नमन ने मुझे गाड़ी में ही इंतजार करने को कहा और खुद अंदर चला गया। वो रंजीत की हालत जानने नहीं गया था, बल्कि ये देखने गया था कि उसकी जीत पूरी हुई है या नहीं, जिसने उसकी जिंदगी के 20 साल निगल लिए थे। कुछ देर बाद जब वो वापस आया तो उसका चेहरा सपाट था, लेकिन आंखों में एक तूफान के थम जाने जैसी खामोशी थी। डॉक्टर कहते हैं कि वो जिंदा रहेगा, नमन ने गाड़ी चलाते हुए कहा, लेकिन शायद फिर कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा। उसकी ताकत, उसका गुरूर, सब कुछ अब एक व्हील चेयर तक ही सीमित रह गया है। रास्ते में उसे मेनका और दोनों बहनें मिली। उनके चेहरों पर अब शाही रौनक की जगह भिखारियों के जैसी बेबसी थी। उनके कीमती कपड़े अस्पताल की धूल में अटे हुए थे और आंखें वीरान थीं। देखो, देखो, तुमने अपने भाई का क्या हाल कर दिया है, मेनका ने उसे देखकर नफरत से कहा, मगर आवाज में पहले जैसी दहाड़ नहीं थी। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा। मैंने कुछ नहीं किया है, नमन ने गाड़ी से उतरे बगैर ठंडे लहजे में जवाब दिया। ये सब उसके अपने गुरूर और पागलपन का अंजाम है। उसने गुस्से में गाड़ी चलाई। वो किसी बेगुनाह की जान भी ले सकता था। भगवान ने सिर्फ उसे ही सजा दी है जिसने ये गुनाह किया था। ये कहकर उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसके लिए वो पन्ना अब हमेशा के लिए बंद हो चुका था। अगले चंद हफ्ते बदलाव के थे। नमन ने कारोबार को ऐसी समझदारी और महारत से संभाला कि पुराने कर्मचारी भी दंग रह गए। उसने अपने पापा के वफादार पुराने कर्मचारियों को बुलाया और रंजीत के तमाम बदमाश और चापलूस साथियों को नौकरी से निकाल दिया। घर अब वाकई में एक सुकून वाली जगह लग रही थी। एक दोपहर वकील साहब हमसे मिलने आए। वो कुछ कागजात लेकर आए थे। सर, आपकी हिदायत के मुताबिक मैंने सोनिया और टीना के ससुराल वालों को कानूनी नोटिस भेजकर जानकारी दे दी है कि अब उन दोनों का आपकी जायदाद में कोई हिस्सा नहीं है। और नतीजा क्या हुआ? नमन ने पूछा। बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने सोचा था, वकील ने मुस्कुराते हुए कहा। टीना के पति ने 1 हफ्ते के अंदर तलाक के कागज भेज दिए। उसके परिवार वालों को उम्मीद थी कि आप उनका डूबता हुआ कारोबार बचा लेंगे। जब उम्मीद खत्म हुई तो रिश्ता भी खत्म हो गया। और सोनिया को तो उसके ससुराल वालों ने कल सामान समेटकर उसकी माँ के पास छोड़ दिया है। कहते हैं कि बिना किसी स्टेटस के उन्हें अपनी बहू नहीं चाहिए। लालच पर कायम रिश्ते ऐसे ही टूटते हैं। कुछ हफ्तों के बाद एक सुबह नमन ने मुझे हैरान कर दिया। तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे घर जा रहे हैं। हम एक साधारण गाड़ी में बैठे और फिर गांव की तरफ रवाना हो गए। जब गाड़ी गली में दाखिल हुई तो सब हैरत से देखने लगे। मम्मी और पापा हमें देखकर भागते हुए बाहर आए। मम्मी अब पहले से बहुत बेहतर लग रही थी। उनके चेहरे पर सेहत की लाली लौट आई थी। मेरी बच्ची, मम्मी ने मुझे गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। हम तो तुम्हारी फिक्र में बूढ़े हो गए थे। भगवान का शुक्र है कि तुम खुश हो। मैंने नमन की तरफ देखा, जो मेरे पापा के साथ बड़े ही इज्जत और प्यार से बात कर रहा था। वो अब मानसिक रोगी नहीं था, जिससे डरकर मेरे माँ बाप ने जैसे तैसे शादी करती थी, बल्कि अब वो एक गर्व करने के काबिल और फिक्र करने वाला दामाद था। पापा जी, नमन ने मेरे पापा का हाथ पकड़कर कहा, मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने किस हाल में कविता का हाथ मेरे हाथ में दिया था। मैं आपकी बेटी की कुर्बानी का कर्ज तो नहीं चुका सकता, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि उसकी आंखों में फिर कभी भी आंसू नहीं आएंगे। मैंने अम्मा जी के इलाज और बहनों की पढ़ाई और शादी के लिए एक फंड का इंतजाम कर दिया है। आपको किसी भी चीज की फिक्र करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। पापा की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मैंने तो अपनी बेटी का सौदा किया था, मुझे माफ कर देना, लेकिन तुमने उस सौदे को भी एक अनमोल रिश्ते में बदल दिया। तुमने मेरी इज्जत रखी। उस दिन मैंने अपने खानदान की आंखों में खुशी देखी, वो खुशी जो दौलत से नहीं बल्कि सुकून और इज्जत से मिलती है। वापसी में गाड़ी में खामोशी थी, लेकिन ये एक सुकून से भरी खामोशी थी।
जब हम अपने घर पहुंचे तो नमन ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारे पापा ने कहा कि उन्होंने तुम्हारी कुर्बानी दी थी, लेकिन सच ये है कि तुमने अपने खानदान की इज्जत के लिए कुर्बानी दी थी और मैं उस कुर्बानी की इज्जत करना चाहता हूँ। उसने मुझे वही कागजात पकड़ाए जो कुछ दिन पहले वकील लेकर आया था। ये आधी जायदाद अब तुम्हारे नाम पर है। ये कोई भीख नहीं, ये तुम्हारा अधिकार है। तुम इस घर की मल्लिका हो और मेरी जिंदगी की साथी हो। मैंने कागजात को देखे बिना उसके सीने पर सर रख दिया। मेरी तलाश अब पूरी हो चुकी थी। मैं इस घर में दौलत की तलाश में आई थी, लेकिन भगवान ने मुझे दौलत के साथ साथ इज्जत, मोहब्बत, सुकून और एक ऐसा साथी भी दे दिया था जिसने मेरी आत्मा के जख्मों पर मरहम रख दिया था। हमने मिलकर एक नरक को स्वर्ग में बदल दिया था और अब हमारी आगे की जिंदगी भी इसी स्वर्ग में गुजरने वाली थी। मेरी कहानी से हमने सीखा कि असली दौलत पैसा या जायदाद नहीं, बल्कि दिल का सुकून, अच्छे रिश्ते और इज्जत है। लालच और साजिश इंसान को सिर्फ बर्बादी के रास्ते पर ही लेकर जाते हैं। ये पूरी कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन, शिक्षा और सस्पेंस आधारित कहानी को प्रस्तुत करना है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ वीडियो को हाइप भी दें। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।